Hello everyone, I am AK Yogi and I will teach social science to you, and in particularly in social science I will teach polity subject. So we will start with very basic terminology and concepts, like I am teaching today the topic of diversity. So we will start from class 6. So we have to understand कि हम ये जो पॉलिटी सब्जेक्ट है उसमें टर्मिनोलॉजी और कॉन्सेप्ट्स को के किस प्रॉपर तरीके से उनकी मीनिंग उनकी किस कॉन्टेक्स्ट में वो यूज होते हैं वो हमें समझना है। तो डाइवर्सिटी जो सब्जेक्ट है ये काफ़ी क्रिटिकल सब्जेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा आपको सुनने में आता होगा, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में पॉलिटिशियंस यूज़ करते हैं। लेकिन हमें ये जानना है कि डाइवर्सिटी हमको आखिर अंडरस्टैंड करनी क्यों है, क्या ज़रूरत है कि हम डाइवर्सिटी अंडरस्टैंड करें, पॉलिटी में ये क्यों इतना ज़रूरी है। तो इसके लिए हम पहले देखते हैं कि वाई टू अंडरस्टैंड डाइवर्सिटी। तो हमने अपने डे टू डे लाइफ में हमने देखा है कि किस तरीके से लड़ाइयाँ होती रहती हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, चाहे वो अपनी पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ हो, पब्लिक लाइफ हो, घर हो, ऑफिस हो या फिर पब्लिक प्लेस हो, हर जगह पे हमने देखा है कि संसार में, ना सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड हमने देखा है कि किस तरीके से फाइट होती जा रही हैं, लोग कितने फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं। इसका आखिर रीज़न क्या है? रीज़न इसका सिंपल ये है कि हम एक दूसरे की डाइवर्सिटी को समझ नहीं पा रहे हैं और इस वजह से ही ये सारे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। तो और इस कारण हमें जो क्लास 6 में इतनी स्टार्ट में ही सबसे पहला चैप्टर है डाइवर्सिटी, वो क्यों रखा गया है? इसीलिए रखा गया है ताकि हम बेसिक से सबसे पहले यही समझे कि आखिर डाइवर्सिटी होता क्या है। तो जैसे कि बहुत बार पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं समझते, बच्चों को हम इतना कहते हैं लेकिन वो हमारा कहना नहीं मानते। तो उनको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आखिर वो जो बच्चा है उनका, वो क्यों उन्हें उनकी बात नहीं समझ पा रहा है। मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है और मैं पेरेंट्स को यही कहता हूँ कि अगर बच्चा आपको नहीं समझ रहा है तो क्या आप बच्चे को समझ रहे हैं? क्योंकि ये वन वे लाइन नहीं है कि एक पर्सन अंडरस्टैंड करे और दूसरा सिर्फ अंडरस्टैंड करवाता रहे। वी हैव टू अंडरस्टैंड ईच अदर, हम दोनों को एक दूसरे को समझना पड़ेगा। तो इसलिए पर्सनल लाइफ में जैसे कि देखा जाता है कि पेरेंट्स है बच्चों को काफ़ी समझाने की कोशिश करते रहते हैं। तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है, जो वर्ड का मतलब है वो है डिफरेंट। डाइवर्स मतलब कि उसमें कुछ अलग है, और डाइवर्सिटी का मतलब हो गया हिंदी में अलगपन, कि उसमें जो ये अलग जो नेचर है उसका वो कैसे आया। तो इसके लिए हम लोग जानेंगे कि डाइवर्सिटी या फिर डिफरेंस है वो क्यों आता है। तो इसका रीजन है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड इसका मेन रीजन है कि हमारा सबका, हम सारे ह्यूमन बींग्स का बैकग्राउंड डिफरेंट होता है, चाहे वो टाइम से ले लीजिए, चाहे वो रीजन से ले लीजिए, चाहे वो पेरेंटिंग से ले लीजिए, किसी भी तरीके से, रीजनल हो गया, कल्चरल हो गया, रिलीजियस हो गया, किसी भी तरीके से हम सब आपस में एक दूसरे से अलग हैं। और जब हम एक दूसरे से अलग हैं तो फिर हमारा नेचर भी एक जैसा कैसे हो सकता है? क्योंकि जो हमारा नेचर है वो हमारे एक्सपीरियंस से, हमारे जो अनुभव होते हैं, हमारा जो बैकग्राउंड होता है उसके से प्रभावित होता है। तो इनकी वजह से डाइवर्सिटी आती है। और डाइवर्सिटी फिर किस तरीके से आती है, किस किस तरीके की डाइवर्सिटी होती है? तो जैसे कि किसी की सोच अलग है, किसी का लुक अलग है, किसी का लैंग्वेज अलग है, किसी का खान पान अलग है। हम देखते हैं कि हम जब अपने फ्रेंड्स वगैरह में जब करते हैं तो हम देखते हैं कि भी हाँ, सब लोग एक ना अपनी अलग अलग डिशेज है, जो खाना है अलग अलग तरीके का खाते हैं। तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि अरे वाह, हम लोग कुछ अलग अलग तरीके का खाना खाना चाहते हैं। तो या फिर हम अलग अलग तरीके के कपड़े पहनना चाहते हैं। तो हमें डाइवर्सिटी बहुत अच्छी लगती है जब हम खाने की बात करते हैं या ड्रेस की बात करते हैं। तो क्योंकि हम एक ही चीज़ से क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। तो तब तो हमें डाइवर्सिटी अच्छी लगती है, लेकिन जब डिसीजन लेने की बात आती है या फिर और कुछ अलग तरीके से लाइफस्टाइल की बात आती है, तब हमें डाइवर्सिटी अच्छी नहीं लगती है। फिर हमें लगता है कि अरे ये पर्सन मेरे जैसे अकॉर्डिंग काम क्यों नहीं कर रहा है, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा क्यों नहीं कर रहा है। तो डाइवर्सिटी अच्छी भी है और बुरी भी है, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो पहले ये क्वेश्चन यही है कि क्या डाइवर्सिटी अच्छी है या बुरी है। इसका हमने एक एग्जांपल देख लिया है कि क्यों हम लोग डाइवर्सिटी का कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, डाइवर्सिटी होने की वजह से हम लोग काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, हमारे जो आपस में क्लैशेज होने लग जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होने लग जाते हैं, तनाव पैदा हो जाता है। और इस स्थिति में क्या होता है, फिर लड़ाइयाँ होती हैं। जिस तरीके से अगर हम पर्सनल लाइफ की बात करें तो रिलेशन में लड़ाइयाँ हो रही हैं, पब्लिक लाइफ की बात करें तो हम बिल्कुल इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, या तो हम किल बिल पांडे बन जाते हैं कि किसी को भी उड़ा रहे हैं गोलियां में, या फिर हम बड़े
घातक बन जाते हैं। और अगर हम इंटरनेशनली बात करें, अगर हम लोग कंट्रीज की बात करें तो कंट्रीज में क्या हो जाती है, वार स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से डाइवर्सिटी की बहुत ज़्यादा परेशानी भी है, लेकिन क्या कुछ फायदा भी है डाइवर्सिटी का? तो डाइवर्सिटी का फायदा क्या है कि हम अलग अलग तरीके का खाना खा सकते हैं, है ना, अलग अलग तरीके की हम ड्रेसेस पहन सकते हैं, अलग अलग तरीके से हम अपना सोच बना सकते हैं, अलग अलग तरीके से हमारे को आइडियाज आ सकते हैं। तो हर चीज़ में डाइवर्सिटी अपनी मेंटल जो एरिया है उसको बढ़ाने में, थॉट्स बढ़ाने में, अपना एक कैनवास बड़ा करने में काम आता है। तो जितने पर्सन डाइवर्स होगा, जितना वो ज़्यादा लोगों को अंडरस्टैंड करेगा, जितने वो चीज़ों को समझेगा, जितना ज़्यादा वो डाइवर्सिटी को अडोप्ट करेगा, उतना ज़्यादा वो पर्सन ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, ज़्यादा एफिशिएंट होगा, ज़्यादा क्रिएटिव होगा। तो इस वजह से डाइवर्सिटी अगर सही से हम हैंडल कर लें, अगर डाइवर्सिटी हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें, तो हमारी बहुत सारी परेशानियां सॉल्व हो सकती हैं। तो एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे की जो डाइवर्सिटी है, उस एक दूसरे का जो नेचर है, उसका जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं सोचने के, ओपिनियन रखने के, लोग चीज़ों को देखने के, उसको अगर हम लोग अच्छे से समझ लें तो डाइवर्सिटी काफ़ी यूज़ की चीज़ भी है। तो जिस तरीके से अब हम ये देखते हैं कि आखिर डाइवर्सिटी आती कैसे है। हमने ये देख लिया कि डाइवर्सिटी क्या होती है, वो अच्छी किस तरीके से है, खराब किस तरीके से है, डाइवर्सिटी आती किस चीज़ से है, बैकग्राउंड की वजह से, ठीक है, हमारे एक्सपीरियंस के वजह से। तो अगर हम एक एग्जाम्पल लें जिससे हम ये समझने की कोशिश करें कि क्या कोई डाइवर्स इसलिए है क्योंकि वो हमारा दुश्मन है, क्योंकि हमने देखा कि डाइवर्सिटी में क्या हो रहा था, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, लड़ाई हो रही थी, क्योंकि हमको लगता है कि अगर कोई हमारे जैसा नहीं है तो वो क्या है, हमारा दुश्मन है। कोई अगर हमारे अगेंस्ट में कुछ बोल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो हमारा दुश्मन है। पर क्या वो वाकई में ऐसा है? तो इसके लिए हम लोग एक ये एग्जाम्पल देखते हैं कि आपको ये जैसे हाथी दिख रहा होगा, इसमें क्या किया हमने कि जो हाथी है उसको, उसके लिए हमने कुछ अंधों को हाथी को आइडेंटिफाई करने के लिए भेजा, और उनको क्या किया कि हाथी के अलग अलग जो अंग हैं उसको टच करवाया उनसे। तो जब किसी पर्सन ने हाथी के पूंछ को जब टच किया तो उसको लगा कि हाथी किस तरीके का है, रोप की जैसे है, रस्सी की जैसा है। इनको, हाँ ये बात बता दूं मैं कि अभी तक इन अंधों को ये हाथी के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो बस वो अंधे हैं और उनको एक बस हाथी को एक्सपीरियंस करवा के उनसे ये पूछा जाने वाला है कि आखिर हाथी कैसा है, तो वो जवाब दे रहे हैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार। जब वो रोप को, जब वो अपनी उसकी पूंछ को पकड़ते हैं तो उसको लगता है कि जो हाथी है वो रस्सी की जैसा है, और अगर वो दांत को पकड़ता है कोई अंधा तो वो बोलता है कि नहीं, जो हाथी है वो स्पेयर की जैसे, भाले की जैसे है। और अगर वो सूंड को पकड़ रहा है अगर कोई दूसरा तो वो कह रहा है कि नहीं, हाथी है जो सांप की जैसा है। और अगर वो लेग को पकड़ रहा है तो वो उसको लग रहा है कि वो हाथी है कैसा है, ट्री की जैसा है। तो ये इस तरीके से अलग अलग तरीके से जो कई दो चार अंधे मिलके इतने अंधों को भेज दिया और उसको हाथी को आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जा रहा है। तो क्या इनमें से कोई गलत बोल रहा है, या फिर इनमें से कोई कॉन्फ्लिक्ट करना चाह रहा है, या फिर मतलब इनकी इतनी डाइवर्स ओपिनियन क्यों है, इनके जो कंक्लूजन है वो इतने वेरी क्यों कर रहे हैं? फिर क्या कहेंगे ये लोग सब, इनको जब आपस में मिलेंगे वो बताएंगे कि ये भाई हाथी इस तरीके का है, हाथी रस्सी वाला है, कोई बोलेगा कि सांप के जैसा है, कोई बोलेगा भाले की जैसा है। तो फिर ये लोग क्या करेंगे, एक दूसरे से लड़ लेंगे, अरे तुम गलत हो मैं सही हूँ, तुम्हें क्या पता है, तुम्हें कुछ नहीं आता है, मुझे सब कुछ आता है। तो ये जो चीज़ें हमारी लाइफ में चलती है, यही चीज़ है, उसको हमको रिजॉल्व करना है। क्योंकि हम भी क्या करते हैं, जब हम अपनी ओपिनियन रखते हैं, जब अपने विचार रखते हैं, तो हम भी अपने आप को तो सही मानते हैं और दूसरों को गलत मानते हैं। उसके नज़रिए के से हम कभी सोचने का प्रयास ही नहीं करते हैं, और इस वजह से हम अपने अनुभवों को, अपनी सोच को, अपनी इंटेलिजेंस को सुपीरियर बनाने की कोशिश करते हैं दूसरे से, कि भाई मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं बिल्कुल सही जानता हूँ, दूसरे को कुछ नहीं आता है। तो इस तरीके से ये भी क्या करने लग जाएंगे, ये भी लड़ने लग जाएंगे आपस में। पर जब कोई समझदार व्यक्ति, जो जिसकी आंखें हैं, जो चीज़ों को अच्छे से देख सकता है, दूसरों के नज़रिए से देख सकता है, वो जब इनको सबको बताएगा कि देखो भाई हाथी वास्तव में ऐसा होता है। तो इस तरीके से जो लोगों की ओपिनियन है किसी भी चीज़ में, सिर्फ ये यहाँ पे तो हम लोगों ने ठीक है हाथी का एग्जाम्पल दे दिया, लेकिन हर चीज़ में अब लोगों की ओपिनियन अलग अलग हो सकती है और कोई भी गलत नहीं हो सकता। हालांकि हो सकता है कि कुछ है जो ज़्यादा सही हों, कुछ थोड़े सही हों, कुछ गलत हों, कुछ बहुत ज़्यादा गलत हों, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर
वही पर्सन है जो बिल्कुल सच बता सकता है या सही तरीके से किसी चीज़ का मूल्यांकन कर सकता है, किसी चीज़ के बारे में अच्छे से बता सकता है, जो जिसने पूरा नॉलेज ले लिया है, जिसने सारे लोगों से जाकर मिला है, वो जिसने जो सारे लोगों से पूछा है उसने कि भाई क्या चीज़, तुम्हारा क्या अनुभव है, तुम्हारा क्या अनुभव है, तब जाके पूरा एक पूर्ण ज्ञान मिलता है किसी को। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि डाइवर्सिटी है वो किस तरीके से हमारे थॉट्स में आती है। तो हम जैसे थोड़ा हम लोग बात कर भी चुके हैं कि इससे हम क्या कंक्लूजन निकालें कि डाइवर्सिटी अच्छी होती है या खराब होती है। हमने खराब वाला पहलू भी देखा, हमने अच्छा वाला पहलू भी देखा, डाइवर्सिटी किस तरीके से आ रही है ये भी हमने देखा। तो क्या क्या हम लोग इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं इस डिस्कशन से कि डाइवर्सिटी किस चीज़ में अच्छी है। डाइवर्सिटी अच्छी है अगर हम उसको समझने अच्छे से लग जाएं, अगर हम ये देखने लग जाएं कि डिफरेंट तरीके के आइडियाज़ हैं वो हमारे काम आ सकते हैं, सिर्फ एक तरीके के आइडिया से काम नहीं चलेगा। अगर एक आइडिया फेल हो गया तो हमको दूसरा आइडिया चाहिएगा, लेकिन अब दूसरा आइडिया देखने देने वाला ही अगर कोई नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे फिर। तो इस तरीके से डिफरेंट स्टाइल है, चाहे वो जीने का स्टाइल हो, चाहे वो कपड़े पहनने का स्टाइल हो, चाहे वो रहने का स्टाइल हो, चाहे वो खाने का स्टाइल हो, किसी भी तरीके का। तो वो हमको पास में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल आ जाते हैं, डिफरेंट तरीके के खाने खा सकते हैं। क्योंकि आपने सुना होगा कि किस तरीके से जो आर्मी की जो ट्रेनिंग होती है उसमें उनको अलग अलग तरीके के खाना खिलाए जाते हैं और उनको उस तरीके से अडॉप्ट करवाया जाता है। कारण क्या है इसका, क्योंकि आर्मी है, उनको कहीं पे भी लड़ाई करने की नौबत आ सकती है। तो अगर वो एक ही जगह तरीके की जो ज्योग्राफी है, जो एक ही तरीके का अगर वो रहन सहन रखेंगे, तो वो दूसरी जगह पे अगर जब जाएंगे तो क्या वो उस चीज़ को अडॉप्ट कर पाएंगे, क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे। और अगर सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे वहाँ पे, अगर वहाँ पे सही से रह ही नहीं पाएंगे, तो दुश्मन तो उनको बाद में मारेगा, पहले वो अपनी ही जो जो लिमिटेड अडेप्टेबिलिटी है उसी से मर जाएंगे वो। इस वजह से हमको चाहिए कि हम अलग अलग तरीके की चीज़ों को अडॉप्ट करें, चाहे वो ड्रेसिंग सेंस हो। ठीक है, आपने देखा होगा कि आप जब भी मिलते हैं अपने दोस्तों से, सबके कपड़े अलग अलग तरीके के होंगे, है ना। अब एक्सेप्ट कि अगर आप स्कूल में आ रहे हैं और उसका यूनिफॉर्म है तो वो एक अलग बात है, पर अगर हम लोग एक जनरल मार्केट में निकलते हैं या बाहर की पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो हम देखते हैं कि सब लोगों ने अलग अलग तरीके के कपड़े पहने हुए हैं, क्योंकि उनके क्या है, सब तरीके के अपने विचार हैं, उनकी अपनी चॉइसेस हैं। तो हमको क्या मिलता है ना, डाइवर्सिटी जब होती है तो हमको अलग अलग तरीके की चीज़ों का एक्सेस मिल जाता है, अलग अलग तरीके की चीज़ें हम कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो डाइवर्सिटी से क्या फ़ायदा है, अलग अलग तरीके का हमारे पास में सारी चीज़ें आ जाती हैं, चाहे वो ड्रेस हो, फूड हो, स्टाइल हो। इससे क्या होता है, अडेप्टेबिलिटी आ जाता है, जो कि अभी मैंने समझा है। और लार्जर एक्सपोजर आ जाता है कि हम, एक होता है ना जैसे कि कुएं का मेंढक हो गया, कुएं का मेंढक है जो कभी कुएं से बाहर निकला नहीं, उसको पता नहीं है कि बाहर क्या चल रहा है। तो इस तरीके से अगर जब हम डाइवर्सिटी को अडॉप्ट करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है, अलग अलग तरीके के लोगों से जब हम मिलते हैं तो उनके अलग अलग तरीके के हमारे पास में आइडिया आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो डाइवर्सिटी की अच्छी चीज़ें हैं। इसके अपोजिट अगर हम डाइवर्सिटी को समझने का प्रयास नहीं करें, अगर डाइवर्सिटी कोई अगर मेरे लेक्चर नहीं ले रहा है, मेरा डाइवर्सिटी का अगर देख नहीं रहा है, तो और वो सोच रहा है कि बस मैं ही सही हूँ बाकी कोई सही नहीं है, इस तरीके के जो लोग होते हैं फिर उनका क्या होता है, वो फिर लड़ाई करते हैं। तो फिर देखते हैं कि डाइवर्सिटी से लड़ाई किस तरीके से होती है, वो बेकार किस तरीके से है। बेकार है कॉन्ट्राडिक्शन, है ना, कि अगर हम दूसरे की डाइवर्सिटी नहीं समझते हैं तो हमारे क्या है, विचार में मिलते नहीं है, मतभेद हो जाते हैं, लड़ाई हो जाती है। ठीक है, एक दूसरे को हम मिसअंडरस्टैंड करने लग जाते हैं। तो इससे कॉन्ट्राडिक्शन से कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है ना, कॉन्फ्लिक्ट से डिसहार्मनी आ जाती है, वैमनस्य आ जाता है, दूसरे के लिए गलत विचार आने लगते हैं, हार्मफुल विचार आने लगते हैं, कि दुश्मनी का भाव आने लगता है। और जब है ना इस तरीके से चीज़ें होती हैं, डिसहार्मनी होती है, तो फिर क्या आ जाते हैं, हर्डल्स आ जाते हैं। भाई दुश्मन है जो आपको किसी काम में सपोर्ट करता है क्या? दुश्मन होगा वो तो आपकी टांग खींचेगा, वो चाहेगा कि आप बर्बाद हो जाएं, वो चाहेगा कि आपको हार्म किसी ना किसी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाए। तो आप जो जीवन जी रहे हैं, जो आपका गोल है, जो आपका जो भी टारगेट है, उसमें वो क्या करेगा, हर्डल क्रिएट करेगा, उसमें बाधा उत्पन्न करेगा। तो इस तरीके से हर्डल्स आ जाते हैं, इनइक्वालिटी आ जाती है डाइवर्सिटी की वजह से, क्योंकि जब सबका रहन सहन अलग है, सबका विचार अलग है, सिर्फ जब सबका स्टाइल अलग है काम करने का, तो ऑब्वियसली बात है कि जो रिजल्ट होगा वो भी अलग ही मिलेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई अगर ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है और कोई है जो कम पढ़ाई कर रहे हैं तो दोनों के मार्क्स सेम आ जाएं। तो
जब ये जो डाइवर्सिटी है यही फिर आगे चल के क्या करती है, इनइक्वालिटी को जन्म देती है, कि हमारे अंदर इतनी सारी इनइक्वालिटीज, हमारे एक दूसरे के लिए हम बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं, इनइक्वालिटी हो जाती है, और इससे क्या होता है फिर अकोमोडेट नहीं कर सकते हैं। अगर हम जैसे अगर छोटा सा एग्जाम्पल भी देखें, तो अगर हम घर में खाना खाने भी बैठे हैं, कोई कह रहा है कि नहीं मुझे चपाती खानी है, कोई कह रहा है कि मुझे राइस खाना है, कुछ कोई कह रहा है कि मुझे कोई सब्जी खानी है, कोई कह रहा है कि नहीं मुझे तो समोसा खाना है, कोई कह रहा है कि मिठाई खानी है। तो क्या ये पॉसिबल है कि सबकी इच्छाएं एक साथ पूरी की जा सकती हैं? तो जब हम घर में ही इतने ज़्यादा डाइवर्स हो जाते हैं, जब ये सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, खाने का एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, हो सकता है कि आपको ये सुन के थोड़ी भूख लगने लग गई हो, तो लेकिन अगर ये घर में भी हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स होते हैं फैमिली के, तो उनके लिए भी हम उनको सबकी इच्छाएं एक साथ पूरी नहीं की जा सकती हैं। तो क्या हम जो पब्लिक लाइफ में सारे जो इतनी सारी पॉपुलेशन है देश की, तो क्या उनको एक साथ सेटिस्फाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से इनइक्वालिटी की वजह को एकोमोडेट करना, इनइक्वालिटी को हैंडल करना इतना आसान काम नहीं है, चाहे वो कितना भी अच्छा पॉलिटिशियन हो, कितनी भी अच्छी गवर्नमेंट हो, चाहे हमारे मोदी जी हों या फिर कांग्रेस की कोई गवर्नमेंट हो, कुछ भी हो, कोई भी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर सकता एक पर्टिकुलर टाइम में। उसके लिए जिस तरीके से खाना अगर किसी को अलग अलग तरीके का खाना है, तो हो सकता है कि एक दिन किसी एक की इच्छा का बन जाए, दूसरे दिन दूसरे की इच्छा का बन जाए, ऐसा तो हो सकता है, पर सेम टाइम में सबकी इच्छा पूरी करना, ये तो भगवान की बस की बात ही हो सकती है, इंसान के बस की बात तो नहीं है। तो इस तरीके से जो डाइवर्सिटी है उससे इनइक्वालिटी आती है, और उससे फिर हम उसको अकोमोडेट नहीं कर सकते, और जब हम अकोमोडेट नहीं कर सकते तो क्या होता है कि लड़ाई होती है, वॉर होती है, राइट्स होते हैं। ऐसा जिस तरीके से हमारी फैमिली में होता है, क्योंकि हमारे को लगने लग जाता है अरे ये पर्सन है, जो पेरेंट्स हैं, जो दूसरे सिबलिंग है उसको ज़्यादा फेवर कर रहे हैं, उसकी बातें मानते हैं, मेरी नहीं बात मानते। तो जिस तरीके से फैमिली में हम लोग ये सोचने लग जाते हैं, इसी तरीके से सिटीजन भी सोचने लग जाते हैं कि ये गवर्नमेंट है वो इसके इन लोगों का फेवर कर रही है, हमारे अपोजिट में है। तो इस तरीके से इनसिक्योरिटी आने लगती है, और जब ये इनसिक्योरिटी आती है तो फिर लड़ाई की सिचुएशन पैदा हो जाती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि डाइवर्सिटी से कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। अगर हम डाइवर्सिटी को अच्छे से समझ पाएँ, अगर हम डाइवर्सिटी को अच्छे से यूज कर पाएँ, तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, और अगर हम डाइवर्सिटी को समझ नहीं पाएँ, उसको अच्छे से यूज़ नहीं कर सकते, तो ये हमारे को काफ़ी हार्मफुल भी है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये किस तरीके का है, ये मीठा डंडा है, जैसे गन्ना होता है ना, तो इस तरीके से ये बिल्कुल इसको हम खा सकते हैं और अपने को मार भी सकते हैं, खा सकते हैं और खा भी सकते हैं। तो इस तरीके से डाइवर्सिटी को सही से प्रॉपर वे में हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में देखते हैं हम कि डाइवर्सिटी आती कैसे है। तो मैंने जब स्टार्ट में बोला था कि हमारा बैकग्राउंड, हमें समझना पड़ेगा व्हाट डू यू मीन बाय बैकग्राउंड। बैकग्राउंड का मतलब क्या होता है, कि जो हम जो लाइफ जीते हैं, तो हम किस परिवेश में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हम किस एरिया में रह रहे हैं, कहाँ पे हमारा जन्म हुआ, किस फैमिली में हुआ, उस फैमिली का रिलीजन क्या था, किस कल्चर से हैं हम। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो डाइवर्सिटी को जन्म देती हैं, वो हमारे बीच में एक अलग अलग तरीके की जो चीज़ें हैं वो पैदा होती हैं। तो ज्योग्राफी एक फैक्टर हो गया कि हम किस एरिया में रहते हैं, हिस्ट्री एक हमारा फैक्टर हो गया कि हमारे जो एंसेस्टर थे, दादा परदादा, वो किस तरीके थे, उन्होंने क्या बोला था कि किस तरीके का रहना, किस तरीके से जीवन में काम करना, किस तरीके का खान पान रखना, तो वो जो बता के गए वही हम फॉलो कर रहे हैं। हमारा जो रिलीजन है वो कहाँ से आता है, क्या हम किसी पर्टिकुलर धर्म के बारे में जानकर और फिर रिलीजन अपनाते हैं, या सिर्फ हम जिस फैमिली में बर्थ हुआ उस फैमिली का क्या रिलीजन था, क्या धर्म था उनका, वही हमारे को मिल जाता है। तो हम जो हमारा जो धर्म है, हमारी जो कास्ट है, जो हमारा रहन सहन है, वो भी हम डिसाइड नहीं करते, वो हमारा जन्म डिसाइड कर देता है, जो कि एक सही चीज़ नहीं है, जो हम आगे की क्लासेज में देखेंगे। तो ये जानना इस डाइवर्सिटी कहाँ से उत्पन्न होती है कि हमारी जो बैकग्राउंड है, जो हम हमारा बर्थ कहाँ हुआ है, हम कहाँ रह रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो एक फैक्टर हो गया ज्योग्राफी, और दूसरा फैक्टर हो गया हिस्ट्री। हिस्ट्री पे हम लोग अभी बाद में आते हैं, पहले हम लोग ज्योग्राफी देख लेते हैं। ज्योग्राफी का क्या मतलब होता है, ज्योग्राफी किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करती है। तो ज्योग्राफी के दो मेन कंपोनेंट हैं, पहला है क्लाइमेट, ठीक है, क्लाइमेट में आ गया हॉट, रेनी, कोल्ड, और दूसरा है टेरेन, कि हम किस जो पृथ्वी की जो सतह है वो किस तरीके की है, पहाड़ पे रह रहे हो, हैं पहाड़ी आदमी हो, प्लेन में रह रहे हो, डेजर्ट में रह रहे हो, कोस्टल एरिया में रह रहे हो, कहाँ रह रहे हो, और उसी के अकॉर्डिंग फिर हमारा लाइफ शेप करता है। जैसे
क्लाइमेट और टेरेन में हो गया, क्लाइमेट में हो गया रेन और टेम्परेचर, और टेरेन में हो गया हिल, प्लेन, डेजर्ट और कोस्टल एरिया। तो क्लाइमेट में किस तरीके से, कहाँ पर ज़्यादा बारिश हो रही है, कहाँ पे टेम्परेचर किस तरीके का है। ठीक है, आप गर्मी में तो स्वेटर नहीं पहनने वाले हो, है ना, या फिर सर्दी में आप कम कपड़ों में तो नहीं घूमने वाले हैं। कोई ज़बरदस्ती ऐसा करता है तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता है। कुछ लोग बोलते हैं कि यू विल नॉट टेल मी वाट शुड आई वियर, बट ये कोई पर्सन नहीं बोलेगा आपको, ये आपको खुद को दिमाग में लाना चाहिए कि कब क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए। ठीक है, कोई अगर गर्मी में स्वेटर पहन के घूम रहा है अगर, तो अगर कोई नहीं कह रहा है तो, और आप ऐसा अगर घूम रहे हो ना, तो आप बेवकूफ़ हो। ठीक है, तो आप बहुत बार किसी की सलाह ले लेनी चाहिए अगर आपको नहीं समझ में आती हैं चीज़ें। तो हर बार हर जगह पे अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी फ्रीडम को एजर्ट करने की ज़रूरत नहीं है ना, उसको इतना एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो हमको इतनी समझ होनी चाहिए कि क्लाइमेट, किस क्लाइमेट में हमको क्या पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए। तो हमारा जो क्लाइमेट है वही अलग अलग है ना, कहीं पे ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं पे कम बारिश हो रही है। ठीक है, कहीं पे हॉट वेदर है, कहीं पे कोल्ड वेदर है। ठीक है, तो इस तरीके से जब ये चीज़ें चेंज होती है, जो प्रकृति में ही चेंज है, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। पृथ्वी पर हर तरीके का क्लाइमेट है, हर तरीके का टेरेन है। ठीक है, तो जब अलग अलग तरीके से पृथ्वी बनी है, तो ज्योग्राफी जब अलग है तो हमारा कल्चर, हमारा रहन सहन भी अलग होगा। तो इस तरीके से ज्योग्राफी हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो कंट्रोल करती है। इसी तरीके से हिस्ट्री हो गया कि जब डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफी के लोग आपस में जब मिलते हैं, तो वो क्या होता है कि उनके बीच में या तो कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, या फिर एक दूसरे से वो अपने जो आइडियाज़ हैं, स्टाइल्स हैं, वो एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। तो इस तरीके से ये हिस्ट्री फैक्टर है, इस पर हम लोग बाद में आते हैं, पहले हम लोग ज्योग्राफी के और ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हो गए, जिसमें मैंने आपको क्लाइमेट, वेदर बताया है, टेरेन बताया है। तो अगर हम दो जो हमारे इंडिया के एरियाज़ हैं उनकी बात करें, तो जैसे अगर हम लोग ले लेते हैं, एक लद्दाख का एक एग्जांपल ले लेते हैं, जो कि कोल्ड डेजर्ट है। मैं यहाँ पे, वैसे आप ज्योग्राफी में और पढ़ेंगे, पर मैं यहाँ पे बता दूँ, डेजर्ट का मतलब कोई सिर्फ गर्म रेगिस्तान नहीं होता। जो ठंड, जहाँ पे ठंड होती है वहाँ पे भी डेजर्ट हो सकता है। डेजर्ट का मतलब होता है जहाँ पे वेजिटेशन ना हो, जहाँ पे कुछ चीज़ें उगती ना हो, जहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा हो, जहाँ पे नहीं हो सकता हो, वो डेजर्ट होता है। चाहे वो राजस्थान हो गर्म डेजर्ट हो, या फिर लद्दाख हो कोल्ड डेजर्ट हो। तो यहाँ पे क्या चीज़ें होती है, लद्दाख में जब डेजर्ट में लोग रह रहे हैं, तो उनके पास में किस तरीके की लाइफ स्टाइल होगी, क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होगा। जब एग्रीकल्चर नहीं होगा तो कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा ना, इंसान के लिए जीने के लिए कुछ खाना जरूरी है। तो जब एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है तो वो क्या करेंगे, फिर वो या तो मिल्क प्रोडक्ट्स खाएंगे, या फिर वो मांसाहार करेंगे, मीट खाएंगे। ठीक है, या फिर बटर, चीज़, इस तरीके की चीज़ें खाएंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर ज़्यादा नहीं हो रहा है। हालांकि अब जो मॉडर्न, जो सिविलाइजेशन है, मॉडर्न डे टाइम है, वहाँ पे अब ट्रांसपोर्ट का भी ज़माना है, पर स्टिल आप कितना ट्रांसपोर्ट करोगे। हम बिल्कुल जो वहाँ की जो ज्योग्राफी है उसके अकॉर्डिंग कुछ तो हमारे ऊपर खान पान में, रहन सहन में अंतर आएगा ही। तो वो क्या करते हैं, और ये सारी चीज़ें कहाँ से आ जाएंगी हमारे को, ये सारी चीज़ें जो मिल्क प्रोडक्ट और ये सारी चीज़ें हैं, ये एनिमल से मिलेगा। तो इसके लिए हम लोगों को एनिमल पालने पड़ेंगे, बजाय कि उनको काट के खाने के बजाय। क्योंकि हमको एक बार होता है ना, जैसे आपने वो एक मुर्गी, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की कहानी सुनी होगी। तो अगर आप कंटिन्यूसली किसी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो आप उसको एक दिन मार के ही उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते, उसको लंबे टाइम तक उसको सस्टेन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो एनिमल है उनका रियरिंग होगा, उनका पालन किया जाएगा। अगर उनको कंटिन्यूसली आपको मिल्क चाहिए, और अगर ये एनिमल है, ये क्या सिर्फ एक ही चीज़ देते हैं, नहीं, एनिमल से कई सारे फ़ायदे होते हैं। तो जिस तरीके से लद्दाख के रीजन में पश्मीना शॉल बनाई जाती है, तो वो एक पर्टिकुलर जो एनिमल होता है, शीप होती है, उससे वो पश्मीना शॉल, क्योंकि शॉल क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ठंडा एरिया है तो शॉल पहननी पड़ेगी, वरना सर्दी से मर जाओगे। तो इस तरीके से जो वहाँ के जो लोगों का जो जीवन है, वो उस ज्योग्राफी से काफ़ी मैच करता है। और इसी तरीके से जब ये जो लाइफ स्टाइल होती है, वही आगे चलकर क्या बन जाती है, हमारा कल्चर बन जाती है, ट्रेडिशन बन जाती है। और ये जो कल्चर और ट्रेडिशन होता है, वही कहीं आगे चलकर रिलीजन का एक कंपोनेंट बनता है, एक पार्ट बनता है, कि रिलीजन में हमको किस तरीके से क्या फॉलो करना है, क्या हमारा स्टाइल होना चाहिए, वो पता होता है। तो इस तरीके से लद्दाख में क्या होता है, क्या है, बुद्धिज्म था स्टार्ट में, और बाद में क्या आ गया, इस्लाम, मुस्लिम धर्म है, वो भी आ गया। वो हम हिस्टोरिकल फैक्टर हैं उसमें देखेंगे। दूसरा अगर हम लोग एग्जाम्पल लें, तो जैसे कि केरला का ले लेते हैं। केरला में क्या होता है, केरला क्या कहाँ पर है,
ये अगर इंडिया का मैप है हमारे पास में, तो जो हमारी बातें चल रही है वो यहाँ पर चल रही है। एक तो लद्दाख रीजन में, ठीक है, ये जो लद्दाख रीजन है यहाँ पे चल रही है, और एक हमारी बात चल रही है केरला रीजन में, ठीक है, तो जो कि यहाँ पर है। तो यहाँ पे हम अब यहाँ की दोनों की ज्योग्राफी को हम कंपेयर कर रहे हैं कि यहाँ पे लोग किस तरीके से रहेंगे और यहाँ पे किस तरीके से लोग रहेंगे। तो ये जो ब्लू कलर है वो बता रहा है कि यहाँ पे ठंडा है, ठीक है, और यहाँ पे जो येलो है ये बता रहा है कि यहाँ पे कितनी बारिश है और थोड़ा सा गर्म है कंपेरेटिव टू ब्लू। तो ये यहाँ पे सर्दी ज़्यादा नहीं है, कोस्टल एरिया है, ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ें होंगी वो उनके से अलग होंगी। तो वो किस तरीके से अलग है, जैसे हम केरला की बात ले लेते हैं, तो यहाँ पे केरला में क्या है, कार्डमम हिल्स हैं, ठीक है, पहाड़ी इलाका भी है, कोस्टल एरिया भी है, दो दो बेनिफिट है यहाँ पे केरला में। तो यहाँ पे कोस्टल एरिया की वजह से यहाँ पे फिशिंग होती है, मछली पालन होता है, मछली के जो भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट हैं वो भी बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर पेपर, क्लोव्स, कार्डमम, इस तरीके से ये चीज़ें हैं जो हिल में ग्रो होती हैं। तो काफ़ी वेजिटेशन भी है, फिशिंग भी है, तो काफ़ी केरल इस ज्योग्राफी की वजह से केरला काफ़ी रिच हो जाता है, ठीक है, बजाय जो डेजर्ट एरिया है उसकी उसके कंपैरिजन में। और यहाँ पे फिर अलग अलग तरीके के लोग भी रह सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग कल्चरल और फैक्टर में देखते हैं। जब हमने देखा कि जब किसी कंट्री का, किसी एरिया का जब चीज़ें ही इतनी डाइवर्स हैं, कहीं पर सर्दी हो रही है, कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं पे कम बारिश हो रही है, कि जहाँ जहाँ पर मैं इशारे कर रहा हूँ वहाँ पे इसी तरीके का है। जैसे ये रेड एरिया है, यहाँ पे बारिश कम हो रही है, धूप ज़्यादा पड़, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, ठीक है। इस एरिया में बारिश ज़्यादा हो रही है, इस एरिया में बारिश नहीं हो रही है पर ठंड ज़्यादा हो रखी है, ठीक है। यहाँ पे नदियाँ काफ़ी हैं और यहाँ पे जो मानसून की जो बारिश होती है वो कम होती है। तो हमने देखा कि जब ज्योग्राफिकल इतनी जब डाइवर्सिटी होती है, जब ज्योग्राफिकली इतने ज़्यादा डिफरेंस हैं रीजन में, तो इस तरीके से वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का फूड हैबिट्स, खान पान, लाइफ स्टाइल सारा अलग होता है। तो हम देख सकते हैं कि इंडिया काफ़ी डाइवर्स कंट्री है, इसलिए इसको कॉन्टिनेंट भी, सब कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है। जब क्लाइमेट अलग है, ज्योग्राफी अलग है, तो वहाँ का वेजिटेशन भी अलग अलग होगा। तो यहाँ पे जिस तरीके से फ्रूट्स हैं, कहीं पर कोई फ्रूट पाया जा रहा है, कहीं पे कोई, तो हम मैंने जैसे डिस्कस किया था कि डाइवर्सिटी का फ़ायदा क्या है, कि हमको पास में, हमारे पास में अलग अलग वेराइटी, हमारे पास में अलग अलग चॉइसेज आ जाती हैं, ठीक है। हमारे पास में आम भी आ जा रहा है, केला भी आ जा रहा है, एप्पल भी आ जा रहा है, ठीक है, अंगूर भी आ जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग हैं। अगर ये इंडिया पूरा अगर एक ही क्लाइमेट में होता, एक ही जो तरीके की ज्योग्राफी होती, तो क्या हम अलग अलग तरीके के फ्रूट खा पाते? नहीं खा पाते, क्योंकि जब डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट क्लाइमेट की वजह से ही तो अलग अलग तरीके की क्रॉप्स उगती हैं। हर क्रॉप हर जगह नहीं उगती है ना। जो एक पर्टिकुलर जो कंडीशन चाहिए होती है एनवायरनमेंट की, उसके अकॉर्डिंग ही वेजिटेशन होता है, उसके अकॉर्डिंग ही फ्रूट्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही अलग अलग तरीके की क्रॉप्स, सब्जियां, वेजिटेबल्स, तो सारी चीज़ें होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो इसका ये फ़ायदा है डाइवर्सिटी का। हमने लद्दाख का रीजन देख ही लिया था। तो अब हम लोग देखते हैं कि ज्योग्राफी से तो चीज़ें काफ़ी अलग हो गई हमारी, तो इसमें हिस्ट्री का क्या फैक्टर है, ठीक है। तो हिस्ट्री के लिए हम लोग फिर पहले की वाली स्लाइड पर ही जाते हैं और हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं कि हिस्ट्री किस तरीके से जो हमारी डाइवर्सिटी है उसको इफेक्ट करती है। हिस्ट्री का जो मेन कंपोनेंट है वो है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। ऐसा हम क्यों करें, है ना। आपने कविता या गाना सुना होगा कि लोग पलायन कर रहे हैं मेरे गांव के, है ना, इस तरीके से एक कविता है। तो लोग पलायन कर रहे हैं मतलब दूसरी जगह जा रहे हैं, ऐसा क्यों होता है? इसका मेन रीजन होता है डिजास्टर और लाइवलीहुड। पहला रीजन है डिजास्टर और दूसरा है लाइवलीहुड। कि किसी को शौक नहीं है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएं, पर हमारी ज़रूरतें ऐसी हैं कि बहुत बार हमारा जो एरिया होता है, जो हमारा जो एंसेस्टर्स का एरिया होता है, वहाँ पे हमारा सर्वाइवल नहीं हो पाता है या फिर हमारी ग्रोथ नहीं हो पाती है, तो फिर हमको जाना पड़ता है। जैसे आप में से भी कई स्टूडेंट्स होंगे जो पढ़ाई के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे जाते होंगे, या फिर वहीं पे फिर या फिर जॉब के लिए जाते हैं, ठीक है। तो कोई ना कोई रीजन होता है जिसकी वजह से हमको माइग्रेट करना पड़ता है। तो पहला है डिजास्टर। अगर डिजास्टर ही आ गया है, नेचुरल डिजास्टर, सुनामी आ गया है, अर्थक्वेक आ गया है, ठीक है, फ्लड आ गया है, कुछ भी इस तरीके की चीज़ है जहाँ पे जो नॉर्मल कंडीशन नहीं है ज्योग्राफिकल,
रहने के लिए सही से, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जाना ही पड़ेगा। तो डिजास्टर होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं, नेचुरल डिजास्टर और पॉलिटिकल डिजास्टर। एक तो होता है कि नेचर के अकॉर्डिंग हमारे पास में कुछ डिजास्टर आ गया, जैसे कि मैंने बताया फ्लड वगैरह सारा। और पॉलिटिकल डिजास्टर क्या हो गया, पॉलिटिकल डिजास्टर हो गया कि लोगों की वजह से हमको बहुत बार होता है कि जो एक हमारी डाइवर्सिटी की वजह से लोग इस तरीके के हो जाते हैं कि उनको अकोमोडेट नहीं कर पाते हैं, उनको फिर हम उनके बीच में रहना पॉसिबल नहीं होता है। जैसे हमारे पास में इस तरीके का एग्जांपल जैसे पाकिस्तान का ले लीजिए, वहाँ पे अभी जिस तरीके की पॉलिटिकल सिचुएशन है वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है। तो इस तरीके से जहाँ पे मैन मेड जो इसको हम बोलेंगे मैन मेड डिजास्टर। तो दो तरीके के इस तरीके के डिजास्टर की वजह से लोगों को फिर जाना पड़ता है ना। कहीं पर गवर्नमेंट अगर सही से नहीं बनी है, हम देखेंगे आगे वाले चैप्टर्स में गवर्नमेंट क्या चीज़ होती है। तो जिस तरीके से वहाँ पे अगर रूल नहीं हो रहा है, क्राइम ज़्यादा हो रहे हैं, इनसिक्योरिटी है वहाँ पे, तो उस तरीके की जो चीज़, उस तरीके की जो जगह है वहाँ पे, वो किस तरीके की जगह है, पॉलिटिकल डिजास्टर है वो। तो वहाँ से फिर भागना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है अगर आपको सर्वाइव करना है। दूसरा है माइग्रेशन, ये लाइवलीहुड की वजह से माइग्रेशन, लाइवलीहुड कि भी आपको कमाने के लिए, ठीक है, अच्छी ग्रोथ के लिए, एजुकेशन के लिए, ट्रेड करने के लिए। जैसे कि हमारी हिस्ट्री में हम देखते हैं कि इंडिया में कितने सारे लोग हैं वो ट्रेड करने आए, उसके बाद में ट्रेड करते करते कुछ और ही करने लग गए। तो लाइवलीहुड की वजह से भी माइग्रेशन होता है ना। ट्रेड से कॉलोनियलिज्म, जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने पूरे वर्ल्ड में किस तरीके से कॉलोनियलिज्म किया, अपना वर्चस्व बनाया, अपना राज किया, तो इस तरीके से वो भी क्या क्या थे, वो माइग्रेंट्स थे। तो उनकी वजह से जब ये माइग्रेशन हुआ, तो माइग्रेशन जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर पर्सन जाएगा तो वो क्या करेगा, एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगा, एक दूसरे से बातचीत करेगा, ठीक है। और एक दूसरे से बातचीत करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ एक दूसरे से समझेगा, एक दूसरे से सीखेगा। तो इस तरीके से जो डाइवर्सिटी है किस तरीके से लोगों के आपस में मिलने की वजह से इसमें रीजन में आ गई, है ना। इंटरमिंगलिंग होने लग गई, है ना, बहुत ज़्यादा उनके बीच में रिश्ते होने लग गए, है ना, और ज़्यादा उठने बैठने लग गए, खाना पीना साथ में होने लग गया, रहन सहन साथ में हो गया। तो इस तरीके से जो ओरिजिनल कल्चर है वो कहीं ना कहीं कम हो गया, क्योंकि दूसरे जो पर्सन जो दूसरी जगह से आया था उसने अपना कल्चर भी उसमें ऐड कर लिया, तो दोनों का बिल्कुल मिलके खिचड़ी बन गई, है ना, ओरिजिनल कल्चर नहीं रह पाया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि माइग्रेशन की वजह से भी जो चीज़ें होती हैं, डाइवर्सिटी होती है, वो बढ़ जाती है। तो हम लोगों ने ज्योग्राफिकल फैक्टर देख लिए, ज्योग्राफी की वजह से हो रहे हैं, ज्योग्राफी देख ली हमने, और ये हिस्टोरिकल फैक्टर देख लिया। तो इस तरीके से जैसे मैंने कहा था कि लद्दाख के बारे में मैंने ज्योग्राफिकली एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से लद्दाख की लोग रहते हैं। और हिस्टोरिकल या कल्चरल फैक्टर क्या हो गया कि स्टार्ट में यहाँ पे जो रहन सहन था वो बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग था, क्योंकि जो बुद्धिस्ट लोग थे वो वहाँ पे पहले रहने लगे थे, क्योंकि ये जो लद्दाख है वो तिब्बत का ही पार्ट है, तो इसलिए इसको लिटिल तिब्बत भी बोलते हैं। उसके बाद में यहाँ पे इस्लाम, मुस्लिम रिलीजन के लोग आए। मुस्लिम रिलीजन के लोग मेडिवल टाइम में, है ना, काफ़ी जो चाहे वो 1000 AD से लेके देखें तो हम मुस्लिम जो रिलीजन के लोग हैं वो काफ़ी उन्होंने माइग्रेशन किया था, ठीक है। तो इस तरीके से वो तिब्बत में 400 साल पहले आए थे, और उसके बाद में अब क्या हो गया, वो जब उनके लोग जब वहाँ पे आ गए तो फिर दोनों साथ में रहने लगे। तो कभी तो वो लड़ाई कर रहे होंगे, कभी वो एक दूसरे के साथ अच्छे से रह रहे होंगे, कभी वो एक दूसरे से सीख रहे होंगे। तो इस तरीके से आज क्या कंडीशन है कि एक रिच ओरल ट्रेडिशन बन गया है, एक रिच ट्रेडिशन बन गया है। रिच ट्रेडिशन क्यों बन गया है, क्योंकि लोगों ने फिर एक दूसरे से सीखना स्टार्ट कर दिया। तो अब है ना वो हार्मनी में रह रहे हैं, और दोनों एक साथ अपनी जो डाइवर्सिटी है उसमें भी ढंग से एक दूसरे को समझ के वो सरवाइव कर रहे हैं। इसमें हो गया कि डाइवर्सिटी किस किस तरीके की होती है। हम लोग बोलते हैं कि भाई, जैसे मैंने कई सारे बातों बातों में इतने सारे एग्जांपल दे दिया, फूड का एग्जांपल दे दिया, ड्रेस का एग्जांपल दे दिया, तो और किस किस तरीके की डाइवर्सिटी होती है। तो हमारी जो बुक है NCERT उसमें काफ़ी तरीके की डाइवर्सिटी बताई गई है। जैसे प्रे करने का तरीका हो गया, है ना, लोग प्रे करते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं, क्योंकि उनका जो रिलीजन का जो पार्ट है वो रिलीजन अलग अलग जगह से निकले हैं, ठीक है। इंडिया से जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, हिंदुज़्म, अगर हम लोग अरब कंट्रीज से देखें तो जो अब्राहमिक रिलीजन है, ठीक है, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम वगैरह, तो हर उनका सबका ओरिजिन अलग अलग है।
और इसी वजह से उन धर्मों में डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चीज़ें हैं, जो उनका कल्चर है वो ये ज्योग्राफी से ही प्रभावित है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो प्रे करने में कोई सिंगिंग कर रहा है, कोई योगा कर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, तो सबका अलग अलग तरीके की प्रेम करने में डाइवर्सिटी है, मैरिज करने में अलग डाइवर्सिटी है, ठीक है। कोई कोर्ट मैरिज कर रहा है, कोई हवन के 4 फेरे वो 7 फेरे ले रहा है, कोई रिंग सेरेमनी कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें डाइवर्सिटी है, ड्रेस में डाइवर्सिटी है, कोई ट्रेडिशनल ड्रेस पहनता है, कोई वेस्टर्न ड्रेस पहनता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, मणिपुर की वोमेन है, वो फानक करके जो क्लॉथ की जो वियर स्टाइल है वो पहनते हैं। तो इस तरीके से ग्रीट करने का तरीका है ना, हम लोग नमस्ते करते हैं, हाथ मिलाते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही गर्मजोशी वाले लोग हो जाते हैं तो वो गले भी लग जाते हैं। तो आजकल लेकिन कोरोना ने हमको ये सिखा दिया था कि ज़्यादा गर्मजोशी की ज़रूरत नहीं है, दूर से ही नमस्ते कर लो। तो जो ये चीज़ होती हैं वो भी कहीं ना कहीं पे हमारे जो कल्चर में आती हैं, वो ज्योग्राफी की वजह से आती हैं। हमारे यहाँ पे जैसे इंडिया में नमस्ते करते हैं, लेकिन अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ में हम लोगों ने देखा है कि ज़्यादातर क्या करते हैं, ज़्यादा क्लोज आते हैं, ज़्यादा हग करने लग जाते हैं। रीज़न क्या है, वहाँ पे ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो एक दूसरे को हीट देने के लिए क्या करेंगे, वो इसी तरीके से ग्रीट करेंगे। तो ये जो चीज़ है वो भी उस तरीके से डेवलप हुई है। झारखंड में जैसे आदिवासी हैं वो जोहर बोलते हैं ये ग्रीट करने के लिए एक दूसरे को, ठीक है। इसी तरीके से कुकिंग हो गया, अलग अलग डिशेज किस तरीके से आती हैं, है ना। हम लोग चाहते हैं कि अलग अलग तरीके का खाना खाएं, एक डिश से खाने से हम लोग बोर हो जाते हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं जो डिफरेंट डिफरेंट लोगों से हम वो अलग अलग तरीके के खाने की रेसिपी सीखते हैं, उनका खाना खाते हैं, ठीक है, उनसे शेयर करते हैं। तो इस तरीके से जो डाइवर्सिटी है इंडिया में वो काफ़ी ज़्यादा है। हम लोगों ने केरला का एग्जाम्पल देखा था कि केरला में किस तरीके से फिशिंग होती है और किस तरीके से और अदर जो क्रॉप्स होती हैं वो ग्रो करती हैं, उसके अराउंड ही सारी चीज़ें चलती हैं। तो केरला काफ़ी अट्रैक्टिव प्लेस है, जैसे कि मैंने बोला ही था, ज्योग्राफिकली लोकेशन उसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ऊपर से वो कोस्टल एरिया है, तो पूरे जो वर्ल्ड से सी रूट के लिए वो काफ़ी कनेक्टेड है। लद्दाख है जो सी रूट से कनेक्ट नहीं है, वहाँ पे फिशिंग नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ पे सी नहीं है, तो मछलियाँ निकालोगे कहाँ से। तो इस तरीके से जो केरला है वो काफ़ी अट्रैक्टिव प्लेस है, काफ़ी ज़्यादा उसमें रिसोर्सेज हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ था, पहले यहाँ पे हिंदू रिलीजन था, अभी भी है, पर स्टार्टिंग जो हुई हिंदुज़म से हुई, फिर वहाँ पे जूस आ गए, अरब ट्रेडर्स आ गए, ठीक है। फिर बाद में क्रिश्चियंस आने लग गए, मुस्लिम्स फिर काफ़ी लेट आए, 700 ईयर्स अगो। उन्होंने एक ये जिस तरीके से एक इब्न बतूता है हिस्टोरियन ने मुस्लिम्स की जो कंडीशन है उसके बारे में बताया कि वहाँ पे किस तरीके से था। क्रिश्चियनिटी है वहाँ पे 2000 ईयर्स के पहले आई थी, ठीक है। तो इस तरीके से जो केरला है उसकी जो कल्चरल है, जो किस तरीके से हिस्ट्री से चेंज हुआ है, वो हम देख सकते हैं। फिर बाद में पुर्तगीज आए, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे केरला में सी रूट है, कनेक्टेड है, कनेक्टिविटी अच्छी है, तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि जब कनेक्टिविटी अच्छी है तो हर तरीके के लोग वहाँ पे आ रहे हैं, और जब वो हर तरीके के लोग वहाँ पे आ रहे हैं तो वहाँ पे फिर डाइवर्सिटी होना स्वाभाविक है, नेचुरल है कि वहाँ पे डाइवर्सिटी होगी। तो अब है कि जब इतनी सारी डाइवर्सिटी है तो फिर हम लोग यूनाइट करके कैसे रह रहे हैं, कैसे हम कह पा रहे हैं कि ये अखंड भारत की बातें हम लोग कर रहे हैं, इतना बड़ी कंट्री है, किस तरीके से हम इसको मैनेज कर रहे हैं, आखिर ये यूनिटी आती कहाँ से। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि डाइवर्सिटी को हैंडल हम कैसे करें, क्योंकि डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है, बहुत बार इतनी अपोजिट हो जाती है। अगर जैसे एक एग्जांपल लिया जाए कि अगर कोई वेजिटेरियन है, कोई मिल्क कंज्यूम करता है, ठीक है, तो वो जो मिल्क एनिमल है जैसे कि काऊ हो गए, अगर कोई मिल्क को कंज्यूम कर रहा है और कोई नॉन वेजिटेरियन है वो उसी एनिमल को काट के खा रहा है, तो क्या ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो गए, क्योंकि इसमें दोनों एक साथ में सेटिस्फाई नहीं हो सकते, क्योंकि रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, है ना। कोई अगर उसका मिल्क पीना चाह रहा है तो वो उसका मीट नहीं खा पाएगा, और कोई मीट खाना चाह रहा है तो वो फिर उसका मिल्क नहीं पी पाएगा। तो इस तरीके से देखते हैं कि बहुत बार जो डाइवर्सिटी होती है वो बहुत ज़्यादा अपोजिट हो जाती है कि हम लोग समझने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। उस टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट होना बिल्कुल नेचुरल है, हम इसको कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करें, हम लोग जब इस तरीके के लोगों को किस तरीके से अकोमोडेट करें एक साथ में, ठीक है। जिस तरीके से अगर आपने इंडियन हिस्ट्री के बारे में थोड़ा आइडिया है, तो जो इंडिया से ही पाकिस्तान बना, जिन्ना ने किस तरीके से इसको अलग किया,
जोग्राफिकली इंडिया के 2 डिवीज़न किए गए। एक रीजन में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी रहेगी, दूसरे रीजन में पर दूसरी कम्युनिटी रहेगी। तो ये ऐसा क्यों किया? उसने यही बात बोली जिन्ना ने कि जब तुम सारी चीज़ें ही एक दूसरे के अपोजिट हैं तो दोनों साथ में नहीं रह सकते। कहीं न कहीं पे ये बात सही है, लेकिन उसकी जो इंटेंशन थी, उसकी वो चीज़ थी, वो काफ़ी अलग थी, काफ़ी गलत थी, इस वजह से ये चीज़ हुई। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कौन सही है यहाँ पर और क्या चीज़ होनी चाहिए। इसके लिए एक और पर्सपेक्टिव है, वो है नेचुरल पर्सपेक्टिव। जब हम डाइवर्सिटी को किस तरीके से अकोमोडेट करें, ठीक है? इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अकोमोडेट करने के लिए हमको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि थोड़ा हम कोऑपरेट करते हैं, थोड़ा आप कोऑपरेट करो, ठीक है? तो इस तरीके से ही डाइवर्सिटी को अकोमोडेट किया जा सकता है। तो डाइवर्सिटी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होने के साथ-साथ उसको अकोमोडेट करने के लिए काफ़ी नुकसान भी हैं उसके। तो उसका अकोमोडेट करने के लिए डाइवर्सिटी को हमें चाहिए कि एक मिडिल पाथ अपनाया जाए, एक न ऐसा एक मेथड अपनाया जाए जिससे कि दोनों सहमत हो जाएँ। इसके लिए इसका जो मिडिल पाथ होता है वो है साइंस, एनवायरनमेंट, नेचर, ठीक है? कि किस तरीके के रहन-सहन से हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली रह सकते हैं, किस तरीके से हम नेचर को प्रिजर्व करके रह सकते हैं, ठीक है? एनिमल काट के आप प्रिजर्व नहीं कर पाओगे एनवायरनमेंट को, ठीक है? उसके लिए प्रकृति को जब आप हार्म कर रहे हो तो उसके बाद में आप फ्यूचर में आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से रहना, किस तरीके का खाना हमें अडॉप्ट करना चाहिए। नेचर का जो पैटर्न है वो हमको समझना पड़ेगा। इंसान की परेशानी क्या है कि उसको जो रिसोर्स मिल रहा है, जो कुछ भी मिल रहा है, वो उसको सबको एक्सप्लॉइट कर दे रहा है। जैसे कि हमने केरला का एग्जांपल देखा कि वहाँ पे सी है, वहाँ पे फिश है, तो तुम मारना स्टार्ट कर दिए, ठीक है? पर क्या आप ये नहीं सोच सकते कि आप इतनी ज़्यादा फिशिंग करेंगे तो जो समुद्र में है वो फिशेस कम हो जाएंगी और उसका जो फिर डाइवर्सिटी लॉस हो जाएगा, ठीक है? बायोडाइवर्सिटी है वो लॉस हो जाएगा, वहाँ पे फिशेज की जो डेंसिटी कम हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमको नेचर का प्रिजर्व करके भी रखना पड़ेगा। आपका जो कल्चर है, आपका जो लाइफस्टाइल है, वो ज्योग्राफी से नो डाउट काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि जो ये नेचर है उसको भी हमको प्रिजर्व करके रखना है। तो आप रैंडमली इसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग तो क्या होता है ना कि एक्सप्लॉइट करने के लिए बड़े दूर निकल जाते हैं। जिस तरीके से चाइना है, वर्ल्ड मैप शायद नहीं है, तो चाइना है, वो फिशिंग करने के लिए अपना सी तो उसने एक्सप्लॉइट कर ही लिया है, उसके साथ साथ वो पैसिफिक ओशन में भी चला गया कि भाई वहाँ की मछलियाँ भी लेके आ जाएंगे। तो जब इंसान की जब ग्रीड इतनी ज़्यादा हो जाती है ना, तब उसको अकोमोडेट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इस तरीके से हमको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हमको अकोमोडेट कर सकते हैं चीज़ों को, किस तरीके से हम कोऑपरेट कर सकते हैं। और जब हम कोऑपरेट कर पाएंगे, जब हम एक पर्टिकुलर चीज़ पर सहमत हो पाएंगे, तभी जाकर हमारी यूनिटी आएगी, ठीक है? तब हम लोग डाइवर्सिटी होने के बाद भी यूनिटी से रह सकते हैं। तो जिस तरीके से यूनिटी इंडिया में किस तरीके से आई, हमने देखा कि कई सारी चीज़ें हुई, काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट हुए, उसके बाद में भी हम लोग किस तरीके से एक दूसरे से यूनाइट रह पाए, किस तरीके से हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर पाए। जिस तरीके के काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे ब्रिटिश रूल का हो गया, ठीक है? ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में हम लोगों ने सबने साथ में मिल के लड़ाई करी, है ना? किस तरह दोनों साथ में जेल जाते थे। बोलते हैं ना कि जब है कुछ है ना ऐसा करते हैं, कुछ कांड करते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से दोस्ती हो जाती है ना? हम लोग बहुत बार बोलते हैं, हम फ्रेंड्स को बहुत बार ऐसा बोलते हैं ना कि पार्टनर इन क्राइम। तो इस तरीके से जब ये भी लोग पार्टनर इन क्राइम हो रहे थे, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश क्राइम था, हमारे लिए तो वो फ्रीडम स्ट्रगल था। तो जब एक दूसरे के साथ में जब हम काम करने लगते हैं, तो हमारे बीच में एक यूनिटी डेवलप हो जाती है, एक फ्रेंडशिप डेवलप हो जाती है। तो इस तरीके से हमने देखा है कि इंडिया में कई सारी चीज़ें हुई। जलियांवाला बाग मस्कर हुआ, तो उसमें प्रोटेस्ट हम लोगों ने साथ में केयर करे, है ना? डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जो कि बुक है, जो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, तो उसमें उन्होंने बोला कि जो इंडिया की जो यूनिटी है वो सिर्फ आउटसाइड नहीं है, सिर्फ बाहरी यूनिटी नहीं है, वो डीप है काफ़ी। उसमें कई सारी चीज़ें हैं, काफ़ी इमोशनली डीप है वो। सिर्फ कोई दिखावा नहीं है कि हम लोग इतने डाइवर्स हैं, उसके बाद में भी किस तरीके से यूनाइट रह रहे हैं। इसके पीछे हमारा काफ़ी सारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, काफ़ी सारा कल्चरल बैकग्राउंड है, ठीक है? हम लोगों के सॉन्ग और सिम्बल्स हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया। इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद में, इतने सारे स्टेट्स होने के बाद में भी हम एक ही जो सॉन्ग, सिम्बल्स, फ्लैग एक ही यूज़ करते हैं। नेशनल एंथम ये जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। तो ये सारा चीज़, इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद में भी हम में किस तरीके से यूनिटी है, ये सारी चीज़ें ये शो करती हैं।
तो अभी काफ़ी रिसेंट डिबेट चल रही है, हालांकि ये एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, ये मैंने खुद से ऐड किया है। तो जिस तरीके से आजकल डिबेट चल रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। जब हम इतनी डाइवर्सिटी और यूनिटी की बातें कर रहे हैं तो बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यूनिटी से और यूनिफॉर्मिटी से। यूनिटी के लिए यूनिफॉर्मिटी ज़रूरी नहीं है। यूनिटी हम अलग अलग हैं, हम अगर डाइवर्स हैं तब भी यूनिटी आ सकती है अगर हम एक दूसरे को अच्छे से समझें। और यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है कि हम बिल्कुल आइडेंटिकल हों, हम बिल्कुल एक जैसे हों, चाहे वो रहन सहन में हो, चाहे हम हिस्टोरिकली एक जैसे हों, ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एक जैसा हो, हमारा जोग्राफिकल बैकग्राउंड हो एक जैसा हो। तो इस तरीके से जो यूनिफॉर्मिटी होती है वो एक डिफरेंट चीज़ होती है और एक यूनिटी होती है वो डिफरेंट। यूनिफॉर्मिटी में भी बहुत बार में हम काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यूनिफॉर्म है आप, अगर हम आपका सब कुछ सेम है तो आप में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग होते हैं जो पीस आना ही नहीं देना चाहते हैं, उनको लड़ाई ही करनी होती है। तो एक इस तरीके का जब पर्सपेक्टिव होता है तो आप कितनी भी कोशिश करें आप लड़ाई से बच नहीं सकते। तो यूनिफॉर्मिटी है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जो यूनिफॉर्मिटी है वो सही नहीं है इंडिया के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये इंडिया इतनी डाइवर्स कंट्री है तो यूनिफॉर्मिटी का मतलब नहीं है। पर वो ये भूल जा रहे हैं कि यूनिफॉर्म के साथ साथ नो डाउट इंडिया को यूनिफॉर्म नहीं किया जा सकता, पर यहाँ पे लिखा हुआ है सिविल कोड कि यूनिफॉर्मिटी हम हर एरिया में नहीं लेके आ रहे, हम हर चीज़ में यूनिफॉर्म होने की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ बात कर रहे हैं सिविल कोड में। जो सिविल लॉज हैं उस वो यूनिफॉर्म होंगे। आपका लाइफस्टाइल, आप किस तरीके से रहते हैं, आप घर में किस तरीके से बिहेव करते हैं, वो किस तरीके का खाना खाते हैं, इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं लाई जा रही है। सिर्फ जो सिविल कोड हैं, जो सिविल लॉज हैं, जो कि सबके लिए सेम होने चाहिए, तो उसमें यूनिफॉर्मिटी लाई जा रही है। तो लोगों के डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पे अभी ओपिनियन तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हम कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि इस तरीके से यूनिफॉर्मिटी और यूनिटी डिफरेंट भी हैं और एक दूसरे को सपोर्ट भी कर सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। तो हमने एक समरी समअप कर लेते हैं कि हम लोगों ने डाइवर्सिटी में काफ़ी चीज़ें देखी कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, कहाँ से आती है, इस है ना। डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंस। डाइवर्सिटी कहाँ से आती है, बैकग्राउंड से आती है। इस तरीके की डाइवर्सिटी होती है, लाइफ स्टाइल में डाइवर्सिटी होती है, लैंग्वेज में होती है, फूड में होती है, वो अच्छी होती है या बुरी होती है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी। उसके बाद में हम लोगों ने फैक्टर्स देखे कि डाइवर्सिटी के क्या डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसमें हम लोगों ने ज्योग्राफी देखी, हिस्ट्री देखी, कल्चर देखा। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करके एक दूसरे को समझ के एक दूसरे की डाइवर्सिटी को समझ कर हम किस तरीके से उसमें यूनिटी लाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये सारा टॉपिक था। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।